वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड मटेरियल है और ये लर्निंग टीचिंग इक्तिसाब और तदरीस का है। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट हो गया है और आज जो मेरा है वो है 1.2। तो देखते हैं। मैचिंग टीचिंग स्टाइल विद लर्निंग स्टाइल, अंदाज़े तदरीस को अंदाज़े आमोज़िस के साथ मिलाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने का तरीका या जो लर्नर सीखने वाला सीख रहा है उसके सीखने के तरीका, उन दोनों को मिलाना और कंपेयर करना, क्या उन दोनों का कंप्रोमाइजिंग सही चल रहा है कि नहीं। वरना फिर अगर दोनों का कंप्रोमाइजिंग सही नहीं होगा तो तदरीस या एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से अपने मानों में नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं कि अंदाज़े आमोज़िश लर्निंग स्टाइल क्या है, एक तालिब इल्म के लिए जो सीखने के तरीके हैं वो कैसे हैं, क्या हैं। तो एक नंबर पे देखते हैं, अंदाज़े आमोज़िश नुक्ता नज़रिया आमोज़िश के रास्ते से कुछ मुख्तलिफ है। अंदाज़े आमोज़िश को मुख्तलिफ नज़रिए की तरफ से कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है, यानी एक दूसरे के दरमियान फ़र्क बयान किया गया है। अंदाज़े आमोज़िश के अक़साम, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, उसके कुछ अक़साम है वो देखते हैं कि एक लर्नर जो होता है वो किन किन तरीक़ों से सीखता है। तो वो सीखने के कुल आपके जो है वो 3 तरीके हैं। एक है विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर यानी बसरी मुतल्लिम, समई मुतल्लिम और अज़लाती मुतल्लिम। बसरी मुतल्लिम में देख लेते हैं थोड़ा सा पढ़ के। ऐसे मुतल्लिम को अपने साथिया की जिस्मानी ज़बान और चेहरे के इज़हार को मुकम्मल तौर पर सबक के मवाद को समझने के लिए देखने की ज़रूरत है। वह बसरी रिकॉर्डों से बचने के लिए कमरे जमात के सामने की जानिब बैठने को तरजीह देते हैं। उन्हें लगता है कि तस्वीर और डिस्प्ले के ज़रिया बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं, जैसे डायग्राम, तस्वीर नुमा किताब के ज़रिया, वीडियो, फ्लोट चार्ट्स, पर्चे वगैरह। दौरान दर्स कमरे जमात में बहस मुबाहिसा बसरी मुतालिम को अक्सर मालूमात को जज़्ब करने के लिए तफसीली नोट को तरजीह देते हैं। ऐसे बच्चे जो क्लास में ये सोचते हैं कि क्या नाम है, हम अगर सामने बैठेंगे तो टीचर जो डिस्प्ले करेंगे उसे हम देखेंगे और देखने के बाद सीखेंगे। तो ये एक तरह का फ़ीचर है जो कि एक लर्नर के अंदर होनी चाहिए कि वो लेक्चर के साथ साथ वो बसरी ताकत भी रखे ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। और ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं ऐसे मुतालिम ज़बानी दर्स, बहस मुबाहिसा और दूसरों के ज़रिए कही गई बात को गौर से सुनते हैं, उन सब के ज़रिए बेहतरीन सीखते हैं। समई मुतल्लिमीन आवाज़ की नगमगी रफ्तार और दीगर पहलुओं को सुनने के ज़रिए तकदीर की बुनियादी माना की तशरीह करते हैं। यह सीखने वालों को अक्सर मवाद को बुलंद आवाज़ से पढ़ने और एक टेप रिकॉर्ड के इस्तेमाल करने से फ़ायदा हासिल करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर बोलता है तो मुतालिम जो होते हैं उसे गौर से सुनते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने फ्यूचर में, उसे सुन के और फिर अपने अंदर वो क्रिएटिविटी या इल्म पैदा करते हैं जो कि ऑडिटरी बेस के होते हैं। ऐसे मुतालिम ऑडिटरी लर्नर कहलाते हैं और ये भी एक अच्छी सिफत है कि एक बच्चा किसी चीज़ को सुन के उसे सीखे और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करे। तीसरा तरीका क्या है, और तीसरा तरीका आपका है किनेस्थेटिक लर्निंग या लर्नर मतलब अज़लाती मुतल्लिम। इसके अंदर ये होता है कि पढ़ के थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे अफराद के नज़रिए फ़आली तौर पर अपने इर्द गिर्द दुनिया में असल को तलाश करते हैं, उनके ज़रिया ये सबसे बेहतर सीखते हैं। वो ज़्यादा देर तक बैठने से कासिर होते हैं, इसलिए वह मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ और तलाश में मशगूल रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सीखने का मुतमन्नी तो होते हैं और सीखने के मुतमन्नी होते हैं, लेकिन वो एक जगह बैठ के नहीं बल्कि वो सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को बस एक ही नहज से नहीं बल्कि मुख्तलिफ नहज से सीखने की कोशिश करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उस मंजिल को हासिल कर लें। और इस घर से वो एक जगह बैठते नहीं हैं बल्कि दौड़ते रहते हैं, जहाँ से जिनको जो मिलता है वो उसे हासिल करते हैं। इसे हम कह सकते हैं डिज़ेरियस ऑफ लर्नर, जो सीखने के मुतमन्नी होते हैं कि उन्हें किसी जानिब से मिल जाए। अगर उन्हें ऑडियो की ज़रूरत पड़े तो ऑडियो का इस्तेमाल करें, वीडियो की ज़रूरत पड़े वीडियो का इस्तेमाल करें, यानी सीखने के मुतमन्नी। और ये अच्छी सिफत है कि एक लर्नर के अंदर होनी चाहिए कि वो सीखने का इच्छुक हो। अभी ये 3 किस्में आपकी हो गई लर्नर के मुताल्लिक से यानी मुतालिम के। और टीचिंग स्टाइल, यूँ कह लीजिए कि टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, कह लीजिए ये टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि टीचर अपना टीचिंग स्टाइल क्या करे। तमाम दर्जे जमात में मुस्बत और मनफी अंदाज से तलबा को रोशनास कराना। इसातिज़ा सीखने के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को मुकम्मल करने के मिलनसार एक मौसर ज़रिया है। उसके बाद तमाम तलबा सीखने की बुनियाद पर आमादा होंगे, वो तमाम बुनियादी सरगर्मियों से वाकिफ़ होंगे जिसके ज़रिए सीखने का इम्कान ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जापानी तलबा के साथ ज़ख़ीरा अल्फाज
की तामीर के लिए एक मल्टीमीडिया तरीक़ाकार की तासीर का मुज़ाहरा किया है। यह नुक्ता सीखने के तरीक़ाकार एक किस्म को टेप करने में मौसर है। इस तरह के शऊरी दर्जे जमात में सीखने को एक रुख देता है। यह सबसे ज़्यादा तलबा को कामयाब बनाने और सीखने के लिए मददगार साबित होगी। झेल में कुछ अंदाज़े तदरीस दिए गए हैं। यूँ कह लीजिए कि बच्चों को तालीम देने के लिए जो नए आलात होते हैं उसके ज़रिए बच्चों को तालीम दिया जाए। मसलन आज के दौर में बहुत सारे टेक्नोलॉजी निकल गए हैं जिसके ज़रिए तालीम को हम अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास किसी ज़बान का अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है लेकिन उसे अल्फाज के ज़ख़ीरे चाहिए, तो आज के दौर में सोशल मीडिया के दौर में डिवाइसेस के ज़रिए वो अल्फाज के ज़ख़ीरों को जमा कर सकता है। मान लीजिए उर्दू के अल्फाज जमा करने हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो उर्दू से रिलेवेंट मवाद को जमा कर सकते हैं। तो ये मवाद जहाँ से वो ले रहे हैं ये एक तरह का ज़रिया है। तो ये उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो मवाद को फ़राहम करने में बच्चों की मदद करे ताकि बच्चे बआसानी उस मौजू के मुतालिक उस टॉपिक से रिलेटेड अपने अंदर मवाद को जमा कर लें और उसे कंटेंट को समझने में आसानी हो। सारी चीज़ें एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि सहूलियात फ़राहम कराएँ। और कुछ तरीके हैं जो टीचर इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग द टीचिंग, वो क्या है? वो गालिबन 4 आपके हैं। अव्वल तो देख लेते हैं लेक्चर स्टाइल, ख़िताबी अंदाज़, दूसरा डेमोस्ट्रेशन स्टाइल मुज़ाहराती अंदाज़, तीसरा फैसिलिटेटर सहूलतकार या रहनुमा ब्लेंडेड लर्निंग मखलूत अंदाज़। थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेक्चर स्टाइल में क्या होता है? उस्ताद मवाद मज़मून को ख़िताब के ज़रिए पढ़ाते हैं, उसमें बच्चे सिर्फ सुनने का काम करते हैं। एक लेक्चर मेथड कह लीजिए, और ये हायर एजुकेशन में होता है लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। ये कदीम ज़मानों का ये मेथड है कि इस तरह होता था कि टीचर जो लेक्चर ही देते थे और बच्चे खाली सुनते थे, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हो पाता था। तो ये मेथड जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। डेमोंस्ट्रेशन स्टाइल देख लेते हैं, मुज़ाहराती अंदाज़। उस्ताद मवाद मज़मून को मुज़ाहराती अंदाज़ में पढ़ाते हैं, यानी पढ़ाते हैं और कोई डिस्प्ले वगैरह करते रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है या टीचिंग ऐड वगैरह रहता है उसे दिखाते रहते हैं। इसमें तलबा की शमूलियत होती है, वह सुनने के साथ साथ देखने और महसूस भी करते हैं। इसमें तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो देखते हैं और समझते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फैसिलिटेटर, इसमें क्या होता है? मुख्तलिफ़ वसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तलबा को सीखने के लिए आमादा किया जाता है। इसमें यह होता है कि टीचर सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर होता है, सहूलियात मुहैया करा देता है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है या कोई काम करना है तो टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर चीज़ों को बता देता है कि तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा कर सकते हो। बच्चे ख़ुद उन चीज़ों को जमा करते हैं और रिसर्च करते हैं और अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। इसमें उस्ताद का किरदार सिर्फ सहूलतकार का होता है, इसमें ज़्यादा किरदार टीचर का नहीं होता। फिर भी फैसिलिटेटर होता है, वो आगे रहनुमा होता है, मुक़द्दिमतुल जैश होता है, जो मदद करता है कि बच्चों को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। मखलूत अंदाज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि उस्ताद मवाद और औलाद को जमा करते हैं और बच्चे मश्क के ज़रिए सीखते हैं। उसमें उस्ताद मुख्तलिफ़ तदरीसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए मवाद मज़मून को पढ़ाते हैं। यह बहुत ही कारगर है जिसकी वजह से बच्चा बेहतर तरीके से सीखते हैं। इसमें भी यही होता है कि उस्ताद मवाद मज़मून को जमा कर देते हैं और बच्चे को पूरा मौका दे देते हैं कि वो मश्क करे, उसमें सीखे, और अगर कोई गलती हो रही तो बच्चे टीचर के जानिब वो रुजू करे, वापस जाए और टीचर से इस्लाह करवा के उसमें सुधार पैदा करे। यह तरीका भी बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर रहनुमाई करता रहता है, ज़रूरत के मुताबिक बताता रहता है और ज़रूरत के मुताबिक क्लास लेता रहता है ताकि उन्हें पूरी रहनुमाई दी जा सके। ये हो गया आपका अंदाज़े आमोज़िस और अंदाज़े तदरीस का मैचिंग हो गया। फिर यहाँ पे मैचिंग टीचिंग स्टाइल विद लर्नर स्टाइल। यहाँ पे तो किस्में बता दिया गया कि लर्नर के लिए 3 किस्में हैं, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर और किनेस्थेटिक लर्नर। और टीचिंग स्टाइल में बता दिया गया 4 तरीके हैं, लेक्चर स्टाइल, डेमोंस्ट्रेशन स्टाइल, फैसिलिटेटर, ब्लेंडेड स्टाइल। ये चीज़ें हैं मुअल्लिम और मुताल्लिम के लिए स्पेसिफ़िक वेज़ मान लिया गया इसे। अब यहाँ पे कंबाइन करके दिया जा रहा है कि एक टीचर और एक मुताल्लिम जो है उनके दरमियान कैसा रिलेशन होना चाहिए कि दोनों अपने अमल में या अपने फ़रीज़ों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि टीचर पढ़ाते जा रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, यार दोनों का ख्याल रखा जाए। बच्चा टीचर की बात को समझे और टीचर बच्चे के बात को समझे और इस तरह से तरीक़े तदरीस को आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं सीखने के तौर तरीके का इस्तेमाल, जिसे तालीम के मौके पर इस्तातिज़ा को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। सेमिनार, बातचीत का मुरक्कब, दर्स व तदरीस की मश्क वगैरह, यानी कॉन्फ्रेंस वगैरह कराया जाए, बच्चों की बात सुनी जाए और उनकी हौसला अफजाई किया जाए, रिइंफोर्समेंट किया जाए और उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए। नंबर 1 से देखते हैं, अच्छे मुताल्लिमीन अपने तलबा को किसी चीज़ की वजाहत और मिसाल के साथ फ़राहम कर सकते हैं। जब वो तजुर्बा हासिल कर लेता है तो उसे
इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपने तमाम तलबा को वो इल्म कैसे फ़राहम करेंगे जिससे तलबा मुकम्मल तौर से फ़ायदा हासिल हो सकें। यानी जब एक अच्छे टीचर के पास ये तजुर्बा एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अपने मैसेज या अपने नॉलेज को बच्चों तक कैसे कन्वे करे ताकि बच्चे उसकी बात को समझ सके और उसके बाद से फ़ायदा हासिल करें। सेकंड नंबर देखते हैं, अच्छे इस्तिज़ा अपने तलबा के लिए नमूना हुआ करते हैं, उनके तौर तरीक़ों को अपना कर उनकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे मुताल्लिम या लर्नर की ये स्पेसिफ़िक माना जाता है कि वो अपने उस्ताद के नक्शे कदम पे चलते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करते हैं और उसे उस टीचर को अपने लिए रहनुमा मानते हैं। 3 नंबर देखते हैं, अच्छा सीखने वालों के सवालात से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा यह जानना ज़्यादा अहम है कि जिस बारे में मुताल्लिम सवाल कर रहा है उसके मुतालिक वह कितनी मालूमात रखता है, अगर और कितनी नहीं। जो मालूमात उनके पास है उनके एतबार से उनकी बाकी मालूमात में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है और इस बात का मुकम्मल ख्याल रहना चाहिए कि तलबा इन जवाबात से मुतमईन हो सके और उनके इल्म में ज़्यादती हो। मान लीजिए कोई बच्चा कोई सवाल कर रहा है तो टीचर को चाहिए कि उस सवाल का ऐसा रिलेवेंट जवाब दे, ऐसा ना हो कि बच्चा जो जान रहा है उसे भी बताना शुरू कर दे या जो नहीं जान रहा है उसे छोड़ के दूसरी चीज़ों को बताना शुरू कर दे, बल्कि बच्चे के लेवल को क्वेश्चन लेवल को देखा जाए और फिर सवाल उसी हिसाब से बताया जाए कि बच्चा जो जान रहा है उसके आगे से बताया जाए और रिलेवेंट हो और बच्चा को उससे फ़ायदा पहुँचे और आखिर में यह भी कोशिश करे कि बच्चा मेरी बात को समझ गया कि नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। बसरी माजूरीन को सिखाने के तरीके, यूँ कह लीजिए कि जो देखने से माजूर हों या जिन्हें साफ़ दिखाई ना दे या जो अंधे हों उनको कैसे सिखाया जाए, उनको पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। नई मालूमात के लिए वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मालूमात फ़राहम करना, यानी नई मालूमात के लिए चूँकि वो अंधे हैं तो उनके लिए मालूमात या नॉलेज इकट्ठा करके उन्हें नॉलेज दिया जाए, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीके से। ज़ख़ीरे अल्फाज या नई मालूमात को मजबूत करने के लिए कमरा जमात के सरगर्मियों को रोज़नामचा तैयार करें। ज़ख़ीरे अल्फाज या नई मालूमात को मजबूत करने के लिए यानी एक इंसाइक्लोपीडिया वर्ड्स जमा करना है आपको, तो कमरे जमात के सरगर्मियाँ यानी कमरे में जो आपको दिख रहा है उसी के पहले वर्ड्स आप बताएं, उसको एक नोटबुक में लिख लें, फिर उसके बाद बच्चों को दे दें ताकि बच्चे पहले अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें और उसके अल्फाज माना को याद कर लेंगे, फिर उसके बाद ख़ारजी चीज़ को दिया जाए यानी एक्सटर्नल चीज़ें जो है उसका दिया जाए। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता जाएगा, वर्ड मीनिंग्स में उनके पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पसंदीदा वाक़यात को कलमबंद करना, दौरान तदरीस कुछ वाक़यात भी सुनाने चाहिए ताकि बच्चों का रुझान अट्रैक्शन तदरीस के जानिब बढ़े और ऐसे वाक़यात हों, ऐसे स्टोरी वगैरह बताए जाएं जो कि दिलचस्प हों और उनका दिल उसमें लगे। या बच्चे अगर कोई वाक़यात लिख रहे हैं, कलमबंद कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात लिखें जो उनके तालीम से मुताल्लिक़ हो ताकि वाक़यात भी हो जाए और उनका नुक़सान भी ना हो, तालीम से रब्त ज़ब्त बना रहे। 4 नंबर देखते हैं, तलबा के मुताल्लिक़ अल्फाज जैसे खाने की अशिया, जानवरों के नाम के फ़हरिस्त, तहाइफ़ वगैरह की एक फ़हरिस्त तलबा को दी जाए और उनकी ज़ाती तरजीहात के मुताबिक उन अल्फाज की दर्जाबंदी के लिए तलबा से सवाल किए जाएँ। यानी अगर बच्चे को अल्फाज के मुतालिक कुछ दिया जा रहा है, फ़हरिस्त दिया जा रहा है, तो वो उसे याद करे और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाए जिसमें वो वर्ड्स आएँ ताकि ये पता चल जाए कि बच्चे को ये वर्ड मालूम है कि नहीं। इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो ये कि सवाल का जवाब दे रहा है वो किसी कोई रिलेवेंट सवाल होगा, वो सवाल का जवाब भी उसे समझ में आ जाएगा और वो वर्ड का माना भी उसके नज़दीक वाज़े हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, तलबा को मुतबादिल जवाब फ़राहम करें और तलबा किसी एक का इंतखाब करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको हम MCQs कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये इवैल्यूएशन के लिए बहुत ही अहम माना जाता है कि किसी के इल्म को जांचने के लिए बच्चा कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं। इस तरीके से हम बच्चे के कॉन्सेप्ट को आसानी समझ जाते हैं कि बच्चा कॉन्सेप्ट को कहाँ तक समझा और कितना समझने की ज़रूरत है। और तलबा किसी एक का इंतखाब करे, यानी MCQs में से 4 दिया जाता है, एक का इंतखाब करता है। अगर बच्चा सही जवाब दे रहा है गोया कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। और ये बात आपके सब्जेक्टिव में नहीं पाई जाती है, उसमें ये होता है कि एक तफसील वक्त दरकार होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि बच्चा समझा कि नहीं, उसके लिए एक तफसील वक्त दरकार होता है जो कि बहुत ही वक्त लेता है और तब जाकर आखिर में नतीजा निकलता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। ये दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, लेकिन ये पहला जो है MCQs के ज़रिया आसान है बच्चों के कॉन्सेप्ट को समझना। सीखने के मखसूस तरीके, डिफरेंट स्पेसिफ़िक वेज़ ऑफ़ लर्निंग,
यानी सीखने के मुख्तलिफ़ तरीके क्या हैं? नजी साजी का इस्तेमाल, वजाहत और अल्फाज के माना को जहन नशीन करने, तस्वीर, ड्राइंग, खाके और कार्टूनों के अशात का इस्तेमाल करें। यानी यूँ कह लीजिए कि जिस तरह बीएड में टीचिंग एड्स तदरीसी मुआविन अशिया पे ज़ोर दिया जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि कभी भी आप तदरीस के लिए जा रहे हैं और बच्चे को समझाने के लिए आप ज़रूर अपने पास कोई टीचिंग एड्स या तदरीसी मुआविन अशिया ले जाएं, या कुछ तस्वीर ले जाएं, ड्राइंग बना के ले जाएं, कार्टून वगैरह बना के ले जाएं, जो कि आपके सबक से मुताल्लिक़ हो, ताकि बच्चा उसके मुताल्लिक़ अपने कॉन्सेप्ट को बआसानी क्लियर कर सके। इस तरह से आपकी तदरीस बहुत ही मुअस्सिर होगी। शो वीडियो फिल्मों वीडियो टेप के ज़रिया ज़िंदा मिसालें दी जा सकती हैं। यानी जो भी मीडिया या न्यूज़ या मूवीज़ वगैरह हैं जो कि मैसेज कन्वे करती हैं, उसे भी दिखा के आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज़ को बता सकते हैं। 3 नंबर देखते हैं, ज़ख़ीरे अल्फाज और क़वायद में मश्क फ़राहम करना, तलबा को मश्क की मशक्क़तों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतराज़ करना। यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का बर्डन बढ़ जाता है और कॉलेज में या स्कूल में जो पढ़ते हैं वो तो रहता है, उसके अलावा भी घर पे उनके लिए बोझ बन जाता है। 4 नंबर देखते हैं, कमरा जमात में मुसलसल तख्त स्याह का इस्तेमाल ना करना और तख्त स्याह पर लिखे अल्फाज और चीज़ों को समझने का मौका फ़राहम करना। ऐसा ना हो कि आप एक तख्त स्याह इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंटिन्यू इस्तेमाल करते जा रहे हैं, आप यूँ समझ रहे हैं कि मैं तो लिख दे रहा हूँ, बच्चा समझ ले रहा है। ऐसा नहीं, बल्कि बच्चे को समझने का मौका दिया जाए। आप एक मरतबा लिख दिए हैं तो उसको रुक जाइए, अब बच्चे को समझा दीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे से आप पूछें कि बच्चा समझ गया कि नहीं। अगर बच्चा समझ गया तो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। मुख्तसर तहरीर तौर पर मशक़ों की तफवीज़ करना, यानी ज़्यादा ना लिख के थोड़ा ही लिख के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए, इसलिए कि ज़्यादा लिखने से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 6 नंबर देखते हैं, रस्मी ज़बान सीखने की सहूलत व तहरीरी मवासलात और तशरीही महारत के मौक़े फ़राहम करना। रस्मी ज़बान यूँ कह लीजिए एक होता है इंसान का अपना कॉमन लैंग्वेज जो बोलते रहते हैं आमतौर पे घर में, गांव में, देहात में, वो ना हो कि रस्मी ज़बान यूँ कह लीजिए फॉर्मल लैंग्वेज की सहूलत भी मुहैया कराया जाए कि बच्चे फॉर्मल लैंग्वेज सीख जाएं, इसलिए कि जो कॉमन लैंग्वेज होती है या मदर लैंग्वेज वो हर जगह नहीं चलती है। एक नेशनल लैंग्वेज या जो मुल्की ज़बान है उसे सिखाया जाए और उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें उसमें डेवलप कराई जाएँ, ताकि आगे जाकर ये उसमें अच्छा किरदार या अच्छा अमल इसके ज़रिए पेश किया जा सके और बच्चा एक अच्छा शहरी बन सके और अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लायक हो जाए। असबाक में आसानी फ़राहम करने की तजावीज़, यानी आप जो सबक पढ़ा रहे हैं उसमें आप आसानी पैदा करें, ऐसा ना गुंजलक ना कर दे, इतना टफ़ ना बना दे कि बच्चा आपके कंक्लूज़न को समझ ही ना पाए। इतना क्लियरनेस करते करते आप जाइए कि कंक्लूज़न पे पहुँचे तो बच्चा पूरा मवाद मज़मून को, पूरे कंटेंट्स को आपको ईज़िली एक्सेस कर ले, समझ जाए। 1 नंबर में देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। बामकसद तालीमी सरगर्मियों का इस्तेमाल, यानी आप जो तालीमी सरगर्मी है, एजुकेशन एक्टिविटी है, वो बामकसद हो, मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं कि बस आप टाइम पास कर रहे हैं। 2 नंबर देखते हैं, हौसला अफजाई के सवालात पूछना। रीइंफोर्समेंट क्वेश्चंस, जो कि बीएड माइक्रो टीचिंग का एक हिस्सा है कि रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चंस होना चाहिए, ताकि बच्चा अगर सवाल का जवाब दे रहा है तो आप उसे रीइंफोर्समेंट करें, तक़वियत दें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे शाबाश कहें, या फिर और तरीके हो सकें कि जिससे वो बच्चा मोटिवेट हो सके और फिर आइंदा उससे सवाल किया जाए तो बखुशी वो जवाब देने के लिए खड़ा हो जाए। डीमोटिवेट ना करे, ताकि अगर उसे आइंदा बार पता भी होगा तो खड़ा नहीं होगा। तो हौसला अफजाई के सवालात पूछना और उसे हौसला अफजाई करना, दादो तहसीन से नवाजना, अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए असबाब को मौसर और आसान बनाने के लिए। 3 नंबर देखते हैं, तलबा को मशगूल करने के लिए मुनासिब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तलबा को मशगूल करने के लिए, मान लीजिए आप दर्जे जमात में हैं और तलबा पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनको मशगूल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, या कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे बच्चे मशगूल हो जाएं। मान लीजिए कि आप वर्ड क्विज़िंग करवा दीजिए या कोई गेम करा दीजिए, इंडोर गेम करा दीजिए, लेकिन ज़रूरी है कि उसका ताल्लुक़ एजुकेशन से रिलेटेड हो जाए, कि वो आपका फ़िज़िकल मेंटेनेंस हो या गेमिंग हो, ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशन के हिस्से से आती हैं, तो इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। या टेक्नोलॉजी या डिस्प्ले कर रहे हैं कोई चीज़ें, मान लीजिए आप जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप मैप दिखा दीजिए डिस्प्ले करके, या और कोई चीज़ें दिखा दीजिए, कौन सा मुल्क कहाँ वाक़ है, कौन सा कॉन्टिनेंट या ओशियन कहाँ वाक़ है, इन चीज़ों को आप दिखाइए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो बच्चे बहुत ही दिलचस्पी से देखेंगे, तो आपका काम भी होता रहेगा कि तलबा मशगूल रहेंगे और तालीमी दायरे में मशगूल रहेंगे। 4 नंबर देखते हैं, तलबा से मौसर अंदाज़ और मौसर तरीके से बात करना। ये है कि बच्चों से आप बात कर रहे हैं तो एक मौसर इफ़ेक्टिव वे में अंदाज़ में बात करें, ताकि बच्चे को गैरियत महसूस ना हो, उनसियत हो, बेतकल्लुफ़ी ना हो, आपसे बच्चा
फ्रैंकली बातें कर सके और अपनी बात को रख सके और आप उसे समझ सके, एक दूसरे के दरमियान कोरिलेशन बना रहे ताकि बच्चा आपसे पूछे आप उसे बताएं। और ये आज के दौर में बहुत ही बड़ा फैक्टर माना जाता है कि अगर टीचर और स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए, तो एज अ टीचर तो एज अ फैसिलिटेटर होता है, लेकिन दोनों फ्रेंड्स होने चाहिए, ताकि जिस तरह एक इंसान अपने दोस्त से अपनी बात शेयर कर देता है, तो टीचर अगर उसी तरह हो जाएगा तो बच्चा अपनी बात अपने टीचर से शेयर करने में बुरा महसूस या डरेगा नहीं, बआसानी कर सकता है। मेयारी फ़ीसद को अच्छा बनाने के चंद तजावीज़, यानी कह लीजिए कि मेयारी वैल्यूज़ को अच्छा बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। मेयार को बेहतर बनाने के लिए मवाद को अच्छी तरह मुनज़्ज़म किया जाए। मेयार यूँ कह लीजिए कि लेसन प्लान, जैसे कि आप टीचिंग कराने जा रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक में आप चलिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ाना है और आखिर में किस नहज से होते हुए हमें गुजरना है और अपने कंक्लूज़न तक पहुंचना। बयानात को वाज़ेह अंदाज में लिखकर माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें। जो भी आप बोलना चाहते हैं उसे क्लियर वर्ड में। एक होता है कि हमें पता है लेकिन वहाँ जाते हैं तो सीक्वेंस हमारी जो है वो बदल जाती है, तो सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक कागज़ पे उसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जब आप बोलेंगे तो आपका सीक्वेंस बदलेगा नहीं, वैसे ही आप मैसेज अपना कन्वे करेंगे जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो और माइक्रोफोन वगैरह का इस्तेमाल करके बआसानी आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। इस तरह से क्या नाम है, मेयार जो है बुलंद पाए को पहुंच जाएगा। 3 नंबर देखते हैं तलबा को सोचने समझने और नोट तैयार करने के लिए मौसर तक़वियत का इस्तेमाल, कि बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं तो कि बच्चे नोट भी तैयार करें और आपके बात को अच्छी तरह समझते चलें, और ये सारी चीज़ें मौसर तरीक़े में मानी जाती हैं। 4 नंबर देखते हैं वक्त की पाबंदी, वक्त का सही इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम शुड बी गुड, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें किस वक्त क्या पढ़ाना है या किस वक्त क्या पढ़ना है, इन चीज़ों का मैनेज होना चाहिए। सबक के आगाज़ ता इख्तिताम पाबंदी, यानी आप शुरू से लेकर आखिर तक इस पाबंदी में रहें कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। ऐसा ना हो कि ख़त्म करने वाली बात को आप पहले बयान कर दें और शुरू करने वाली बात को आप बाद में बयान कर दें। इसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि या तो आपके पास लंबा एक्सपीरियंस हो कि आप अपने बात को सीक्वेंस में रख सकें, आला तरतीब बयान कर सकें, या फिर आप लेसन प्लान के ज़रिए इस चीज़ को पाए तकमील को पहुँचा सकते हैं। लेसन प्लान भी ऐसे ही बनता है कि आगाज़ कैसे होना चाहिए, इख्तिताम कैसे होना चाहिए, इआदा के सवालात कब करने हैं और हमें अप्रिसिएट करना कब, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया रहता है आला तरतीब सीक्वेंस के साथ। तो इस तरीके से आप करेंगे तो जो मेयार है इसका ये बुलंद पाए को पहुँचेगा। असबाक के अंदर ज़रूरी मवाद को शामिल करना, गैर ज़रूरी से मवाद से एहतराज़ करना, जो रिलेटेड एजुकेशन है वही चीज़ें बताई जाए, उसके अलावा चीज़ों से आपको एहतराज़ करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। इस 7 नंबर इसातिज़ा को अपने तलबा के लिए वाज़ेह तौर पर असाइनमेंट के ताल्लुक़ से बातचीत करना। टीचर के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, वर्क है या होमवर्क है तो उसके बारे में बच्चों को बताएं कि तुम्हें ये ऐसा करना है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन चीज़ों को इसमें बयान कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स है, इसे लिखना या फिर ऐसे तुम्हें वहाँ पे प्रेजेंट करना। ये सारी चीज़ें आपको एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का कोरिलेशन आपस में बना रहे, ताकि बच्चों को बर्डन महसूस ना हो कि हम इसे कैसे करेंगे। टीचर जब सामने होगा फैसिलिटेट करेगा तो बच्चों को करने में आसानी होगी, अब बच्चे रीइंफोर्स होंगे। 8 नंबर देखते हैं इदारे में पॉलिसी मामलात और दीगर मुनज़्ज़म तरीक़ों को मालूमात फ़राहम करना। इदारे में पॉलिसी मामलात और दीगर मुनज़्ज़म तरीक़ों के मालूमात फ़राहम करना, यानी इदारे में कोई पॉलिसी है या कोई दीगर मुनज़्ज़म तरीक़ा है तो उन चीज़ों से भी बाख़बर रहना कि क्या हो रहा है। टीचर के लिए ज़रूरी है कि इदारे में क्या चल रहा है उससे भी बाख़बर है, पॉलिसी क्या है या नई चीज़ें जो आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, कंटेम्प्रेरी चीज़ें जो क्या है उसे हमें कैसे डील करना है। अगर वो मसला हमारे सामने आ रहा है तो उन चीज़ों को डील करने के तरीके भी एक टीचर के अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स दिया गया है और PDF अगर अपलोड करके एनालिसिस करेंगे तो आसानी होगी। ताकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही थोड़ा सा मज़ीद बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बस लास्ट में देखते हैं 11 नंबर देख लेते हैं। उसके अलावा आप PDF आप जाके मानू के साइट से डिस्टेंस मोड मटेरियल से वहाँ लोड कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं खुद अपने टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं 11 नंबर सीखने वालों के लिए एक आसान रास्ता का इंतखाब, रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन बातचीत और सबक का खुलासा मल्टीमीडिया तकनीकी आलात के ज़रिए हासिल करना। सीखने वालों के लिए एक आसान रास्ता है, यानी जो लर्नर है टीचर के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों को ऑनलाइन के ज़रिया या रिकॉर्ड की हुई बात के ज़रिया या एक्सपर्टीज़ के कुछ बुक से या उनके स्टेटमेंट्स या उनकी स्पीचेज़
ला के सुनाए और कोटेशन वगैरह ला के सुनाए, या ऐसे मोनूमेंट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस ले जाए जहाँ से जाने के बाद बच्चे वहाँ मोटिवेट हो और कुछ हासिल करें। ये सारे ज़राए हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं एजुकेशन या तालीम को बच्चों तक बआसानी मुहर्रिक तरीके से पहुँचाने का। 12 नंबर देखते हैं, तालिबे इल्मों के साथ अच्छे ताल्लुकात की तामीर करना और उनकी हौसला अफजाई करना। वही बात कि एक टीचर को चाहिए कि एक स्टूडेंट के लिए एज़ अ टीचर, जैसा कि कदीम ज़माने में या एंशियंट टाइम में होता रहा कि लेक्चर मेथड को टीचर अपनाता था, बच्चे सुनते थे, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज के दौर में ज़रूरी है कि एक टीचर को एक स्टूडेंट के लिए एज़ आ फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। टीचर एज़ अ फ्रेंड और फैसिलिटेटर हो, लेकिन बच्चे को फील ना होने पाए कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, बल्कि बच्चे को हमेशा लगे कि हमारे फ्रेंड हैं, हम अपनी बात इनसे रख सकते हैं और ये हमारे मसले का हल निकाल देंगे, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाल देंगे। ऐसा अगर रिलेशन है तो आप तालीम को बआसानी अंदाज़े आमोज़िस और अंदाज़े तदरीस बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें कोई ख़ामी हुई तो फिर वही कदीम ज़माने का तरीका नाफिज़ हो जाएगा। लिहाजा इन दोनों को बरकरार रखने के लिए मुअल्लिम और मुतअल्लिम को एक दूसरे के समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये यूनिट 1.2 ये मुकम्मल हो गया। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों को जो मानू से रिलेटेड या मानू बीएड की जो बीएड कोर्स में जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाला है। चलिए फिर अगले पॉइंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।